नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस की। अभी फ़िलहाल हम आज बात करने वाले हैं, अभी 2 से 3 वीडियोस तो देखो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडेप्टेशन, पॉपुलेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए अलग अलग मॉडल्स। ठीक है, पूरी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ये जो मैं यहाँ पर NCERT की बुक यूज़ कर रहा हूँ, ये क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक है। उसमें लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके पास में अवेलेबल है तो दैट्स गुड, नहीं है तो आप उनकी PDF डाउनलोड कर लो। ठीक है, और वैसे मैं हाईलाइटेड मैटर को जो है वो टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? आपने नॉर्मली सुना भी होगा, अडेप्ट करना। इसका मतलब हम कुछ सिचुएशन को, कुछ कंडीशंस को परसीव करते हैं, समझते हैं और उसके हिसाब से उसके अनुरूप ढलने की कोशिश करते हैं, राइट? उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। तो वो चीज़ आपको सभी ऑर्गेनिजम्स में, जितनी भी लाइफ है इस प्लेनेट अर्थ पर, उन सभी में आपको मोर और लेस देखने को मिलेगी। अच्छा, अब एडेप्टेशन के 2 तरीके हो सकते हैं अगर नॉर्मल कंडीशंस में देखा जाए। एक तो ये कि फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट किया जाए, मतलब अपने शरीर में ही कुछ चेंजेस ला दिए जाएं, जिससे क्या होगा कि जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं उसके हिसाब से आप वहाँ पे सर्वाइव कर सको। या फिर दूसरा तरीका कि मान लो कहीं पर कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी है किसी भी पर्टिकुलर रीजन में इस प्लैनेट अर्थ पे, तो आप वहाँ पर एडजस्ट कर नहीं पा रहे हो, आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तो आप क्या करोगे? माइग्रेट कर जाओगे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाओगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि या तो आप फिजियोलॉजिकली एडजस्ट करोगे या फिर बिहेवियरली एडजस्ट करोगे। तो फिजियोलॉजिकली आपकी बॉडी वाइज हो गया, बिहेवियरली आपका खुद का मूवमेंट हो गया, जहाँ पर आप लेस स्ट्रेसफुल हैबिटाट में मूव कर जाओगे। और फिर जैसे ही प्रिवेलिंग कंडीशन जो कि बहुत ज़्यादा हार्श है वो जैसे ही कम होगी तो फिर से आप उसी जगह पे लौट आओगे। तो ये जो रिस्पॉन्सेज है ना हमारी बॉडी के या जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के, दीज रिस्पॉन्सेज आर नॉन एज देयर एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन एक एट्रीब्यूट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। वो मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, बॉडी के अंदर जो इंटरनल जो चेंजेस है वो भी हो सकता है, एक्सटर्नल चेंजेस कर ले, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके उस पर्टिकुलर हैबिटाट में, तो दैट इज नोन एज एडेप्टेशन। दोनों में आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट भी हो रहा है, इसका मतलब भी आप वहाँ पर सर्वाइवल आपका इंश्योर कर रहे हो। दूसरी चीज़, अगर सर्वाइवल आपका इंश्योर हो रहा है दैट मीन्स वहाँ पर आप रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आराम से की जा सकती है। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है, सर्वाइवल देन रिप्रोडक्शन। तो ऐसे में वो हो जाता है क्या? एक एडेप्टेशन। जैसे कोरोना वायरस है तो आपने अडेप्ट किया कुछ ना कुछ कंडीशन को, सोशल डिस्टेंसिंग को, या फिर मास्क लगा रहे हो, दैट इज ऑल्सो द एडेप्टेशन। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें इंश्योर करनी होती है कि हम सर्वाइव कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। देखो इसके एग्जाम्पल, ये एक कंगारू रेट है, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में मिलता है। अब नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में वहाँ पर क्या होता है? पानी की है कमी, तो ऐसे में वो इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन पे डिपेंडेंट होता है कि बॉडी में जो उनकी बॉडी में जो फैट होता है ना, उसको ही वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज करके अपनी वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता रहता है। क्योंकि जब फैट को ऑक्सीडाइज करेगा तो वाटर जो है एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे मिल जाएगी, तो ऐसे में उन डेजर्ट वाली कंडीशंस में भी वो सर्वाइव कर पाता है। दूसरी, इस कैंगरू रेट में एक और एक क्वालिटी होती, दैट इज कंसंट्रेट इट्स यूरिन। अपने पेशाब को और ज़्यादा कंसंट्रेट कर लेता है। तो इससे क्या होगा कि कंसंट्रेटेड यूरिन अगर वो यूज़ करे अपनी बॉडी के जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो भी रिमूव करने हैं, जो भी गंदगी है अपने शरीर की, उनको रिमूव करने के लिए कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑटोमेटिकली अडेप्ट किया कि नहीं इसने? तो दिस इज़ द एडेप्टेबिलिटी। ये तो हो गई चलो किसी एक एनिमल की पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं प्लांट्स भी क्या अडेप्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। डेजर्ट एरियाज़ में जो प्लांट मिलते हैं उनका आप देखोगे तो अपर जो बाहर की जो कोटिंग होती है ना, वहाँ पर एक थिक क्यूटाइल देखने को मिलेगा, मतलब एक लेयर मतलब डेड सेल्स की बनी हुई मिलेगी। वो क्या होती है कि वो ऊपर की लेयर जो होती है वो बाहर की गर्मी से अंदर की तरफ जो लीव्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं। लीव्स में क्या होता है? स्टोमेटाज होते हैं जो कि इवेपोरेशन किया जाता है अपने आप के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए।
तो वो स्टोमेटास को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यूटाइल काम करेगा। अब इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे ही दोपहर का टाइम होगा, जब एकदम गजब की गर्मी पड़ती है, तो उस टाइम पे वो स्टोमेटास को एकदम प्रोटेक्ट करके रखती है ऊपर की लेयर। तो इससे क्या हो जाएगा, वहाँ पर वाटर लॉस जो है वो मिनिमम होगा ट्रांसपिरेशन के चलते, जिसको हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। उसके चलते आप देखोगे वहाँ पर बिल्कुल भी वाटर लॉस नहीं होगा, होगा भी तो बहुत कम होगा। तो ऐसे में एक तो डेजर्ट एरियाज में पानी की कमी, और दूसरी वहाँ पर अगर पानी को वो प्रोटेक्ट करने की एडेप्टेबिलिटी नहीं लेकर के आए, प्रिजर्व करने की एडेप्टेबिलिटी नहीं लेकर के आए, तो वहाँ पर सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ भी एक तरीके की क्या हो गई, एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, इसी तरीके से डेजर्ट प्लांट है एक ओपुंशिया, ठीक है, उसमें भी उसके कोई लीव्स ही नहीं होती हैं। बेसिकली लीव्स जो हैं उन्होंने इतना, इस पौधे ने अपने आप को इतना अडेप्ट कर लिया कि जो लीव्स हैं वो कांटों में कन्वर्ट हो गई, समझ गए, और स्टेम जो है, जो तना है, वो फ्लैट हो गया। तो आप देखोगे नॉर्मल कंडीशन में तो इस तरीके का पत्ता है और वहाँ पर कांटे जो हैं वो बंद दिखेंगे। अब ये पत्ता नहीं होता, बेसिकली ये क्या होता है, इसका स्टेम, दैट मीन्स तना, और ये जो स्पाइंस निकले हुए रहते हैं ये होती हैं लीव्स। अब आप देखो क्या कांटे, लीव्स कांटे जो हैं वो उनसे इवेपोरेशन होगा, तो ये एक एडेप्टेबिलिटी भी है। इसी को बोलते हैं एडेप्टेशन, कि आप अपनी सराउंडिंग को देख करके अपने सर्वाइवल को और अपनी आने वाली जो ऑफ स्प्रिंग्स है उनके लिए रिप्रोड्यूस कर सको, दैट इज नॉन एज, ये एक तरीके का एट्रीब्यूट है, दैट इज नॉन एज एडेप्टेशन। जब बात एडेप्टेशन की आ जाए तो एलन्स रूल हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। एलन्स रूल क्या कहता है कि पोलर रीजन में, मतलब कोल्डर क्लाइमेट में जो भी मैमल्स रहते हैं उनकी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ी होती है, बट उनके जो लिम्स होते हैं ना, चाहे वो कान हो या उनके हाथ हो, पैर हो, वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लो आप पोलर बियर का, या फिर आप देख सकते हो जो सील्स हैं, ठीक है, या वालरस है, इनके वीडियोज़ अगर आपने यूट्यूब पे देखे हैं, तो ये पोलर रीजन में मिलने वाले कुछ एक्वाटिक एनिमल्स, मैमल्स हैं जो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को एडजस्ट करके रखते हैं। इसमें क्या होता है कि इनके जो लिम्स हैं उनकी साइज़ कम हो गई, तो साइज़ कम हो गया तो वो हीट लॉस को मिनिमाइज़ कर देंगे। अब पोलर रीजन में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपकी बॉडी में हीट तो ट्रैप रहनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये हो गई कि वो अपने ये जो बाहरी पार्ट हैं उनको छोटा बना करके रखते हैं, उनकी एडेप्टेबिलिटी है। दूसरी चीज़ एलन्स रूल ये कहता है, दूसरी चीज़ ये कि ये जो सील्स हैं या फिर जो भी मैमल्स हम बात कर रहे हैं पोलर रीजन में, इनकी बॉडी में जो स्किन होती है ना, आउटर लेयर स्किन, वहाँ पर सील्स की पर्टिकुलर बात की जाए, ठीक है, तो उस स्किन के नीचे एक थिक लेयर ऑफ फैट होती है, मतलब चर्बी की बड़ी मोटी लेयर होती है जिसको ब्लबर बोला जाता है। और वो ब्लबर क्या करेगा, एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा कि उनकी बॉडी की जो इंटरनल हीट है उसको एकदम सेफ प्रिजर्व रखेगा, क्योंकि बाहर तो ठंड है, तो ऐसे में एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। इससे क्या होगा, हीट लॉस नहीं होगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एलन ने अपनी तरफ से अपने लॉ में बताई थी। अच्छा, एक एडेप्टेबिलिटी का आपने खुद ने भी कभी एक फील किया होगा, कभी कश्मीर या हिमाचल प्रदेश की तरफ आप गए हो तो आप एक्सपीरियंस करोगे कि आपकी बॉडी पे, मतलब कई बार क्या होता है, एकदम लेयर एकदम लाल लाल स्किन बन जाती है आपकी, या नॉर्मली पहाड़ी लोगों को आप देखते हो तो उनकी स्किन जो है वो लाल लाल हो जाती है। ऐसा क्यों? देखो, इसकी वजह है वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, वो वजह कि वहाँ पर शॉर्टेज किस चीज़ की रहती है, ऑक्सीजन की। हमेशा कभी भी हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो वहाँ पे एयर जो है वो बहुत थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, और ऑक्सीजन कंटेंट उसमें कम होता चला जाता है। जबकि हम प्लेन्स में रहने वाले लोग अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं आती है एयर में, तो आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा है। पर जैसे ही आप एल्टीट्यूड वाले रीजन में जाओगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी रहेगी, तो क्या होगा, नोजिया, फटीग, हार्ट बीट्स जो है वो ज़्यादा बढ़ रही हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस करोगे, और फिर देखोगे कि थोड़ी देर के अंदर आप अपने आप को एडजस्ट कर लोगे उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। इस तरीके का एक्सपीरियंस जो आपकी उल्टियाँ हो रही हैं या फिर बहुत थकान महसूस हो रही है, ये सिम्टम्स कहीं ना कहीं रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, आपकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया वहाँ की सिचुएशन को। इसको बोलते हैं एक्लेमेटाइज्ड, ठीक है, एक्लेमेटाइज कर लिया आपकी बॉडी ने। तो ऐसे में बॉडी क्या कैसे एडजस्ट करती है, इसका सिंपल सा फार्मूला है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है तो उसके लिए क्या करती है बॉडी, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, हीमोग्लोबिन जो होता है, जो कि
ऑक्सीजन को बाइंड करके हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक लेके जाता है, तो हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है ना, ऑक्सीजन को बाइंड करने की एफिनिटी या एक कैपेसिटी, वो डिक्रीज हो जाती है, वहाँ हमारी बॉडी डिक्रीज कर देती है। और तीसरा, हमारी ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब सांस आप जल्दी जल्दी लेना शुरू कर दोगे। तो ऐसे में आपने कम ऑक्सीजन जो थी उसको कॉम्पनसेट कर दिया। तो ऐसे में आप देखोगे कि हाई रेड ब्लड सेल्स काउंट जो है वो इंक्रीज किया जा रहा है बॉडी के द्वारा। अगर हम हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस पे जाते हैं तो यही चीज़ तो है ना, आप नोटिस करते हो कि हिमालयन रीजन में जो ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है, तो या पहाड़ी लोग जिनको हम बोलते हैं, तो उन लोगों की आप नोटिस करोगे कभी ना कभी, तो उनके कहीं ना कहीं ज़्यादा आपको एक स्किन जो है वो रेडिश दिखेगी, लाल कलर दिखेगा उनकी स्किन पे। इसकी वजह क्या है? पहाड़ी एरिया में, हाई एल्टीट्यूडनल रीजन में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी रहना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, दैट इज पॉपुलेशन। देखो, पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि एक ही स्पीसी की बहुत सारे इंडिविजुअल्स को अगर आप एक साथ देखते हो, ठीक है ना, तो उसको बोला जाता है पॉपुलेशन। तो वो एक ही स्पीसीज की बात की जा रही हो, कोई भी एक इंडिविजुअल स्पीसी आप पिक करोगे, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्पीसीज की अगर बात करें तो वो एक ग्रुप में ही रहते हैं, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं, कुछ चीज़ों में compete करते हैं, तो कुछ चीज़ें वो शेयर भी करते हैं, सेम रिसोर्सेज के लिए वो compete भी करते हैं, तो शेयर भी होता है उनके लिए। और आप देखोगे कि वो इंटरब्रीड करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। दैट मीन्स आप देखोगे जो पॉपुलेशन आप बोल रहे हो वो एक कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन भी करते हैं। इसके अलावा इन सभी क्वांटिटीज़ को, अगर आप इन सभी क्वालिटीज़ को मर्ज कर दो, तो ये ओवरऑल बात कर रहे हैं हम पॉपुलेशन की। दैट मीन्स कि पॉपुलेशन हो गया उन इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो कि एक ही पर्टिकुलर स्पीसी से बिलोंग करें, जो कि एक ज्योग्राफिकल एरिया पे रहते हैं, रिसोर्सेज के लिए compete भी करते हैं, तो शेयर भी करते हैं और इंटरब्रीड भी करते हैं, तो वो सब मिल करके क्या हो जाती है? एक पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म के बाद में पर्टिकुलर चीज़ आ जाती है, दैट इज पॉपुलेशन। नेक्स्ट स्टेज जो आती है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, मतलब ऑफ स्प्रिंग्स का पैदा होना, बच्चों का पैदा होना, वो दो तरीके से होता है, एक तो सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें आप देखते हो रिप्रोडक्शन के तरीके अलग अलग होते हैं, जैसे कि बाइनरी डिवीजन का मेथड आपने देखा होगा, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक सेल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, फिर वह दोनों है वो और डिवाइड होती चली जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ चलती रहती है, इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैमल्स में आप देखते हो, नॉर्मली ह्यूमन बीइंग में देखो, गायों में देखो, एनिमल्स में देखो, बहुत चारों तरफ, ठीक है। तो ऐसे में ये सब मिल करके क्या हो गया, ओवरऑल एक पॉपुलेशन कहलानी शुरू हो जाती है। तो इकोलॉजिकल स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पर्टिकुलर वो ब्रांच जिसमें हम पॉपुलेशन की जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोलॉजी को लिंक करें, ठीक है, कि एक स्पीसी जो है वो साथ में रह रही है और उसके बाद में रिप्रोड्यूस कर रही है, तो ऐसे में एक लंबी सीक्वेंस बनती चली जाएगी, तो उनकी एक पर्टिकुलर जेनेटिक सीक्वेंस बन जाएगी, उनकी इंफॉर्मेशन जो है उनकी सेल्स में स्टोर होने लग जाएगी, और उसका रिलेवेंस आप अगर इकोलॉजी से देख रहे हो तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो इस पॉपुलेशन इकोलॉजी में, तो एक तो जेनेटिक स्टडीज़ के बारे में पता पड़ गया, और एक कोई भी स्पीसी कैसे इवॉल्व हुई, कि शुरुआत में ह्यूमन बीइंग जंगलों में रहता था, बाल थे बहुत शरीर पे, अब कहीं ना कहीं या फिर जो कमर थी वो झुकी हुई थी, अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बदला तो एवोल्यूशन में हमें पता पड़ा है कि हम एकदम स्ट्रेट हो गए, ठीक है। और आने वाले टाइम पे बता रहे हैं कि हाइट है वो थोड़ी और बढ़ सकती है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर राइज होगा, तो धीरे धीरे हाइट ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो प्लेन रीजन्स में या जिन रीजन्स में ज़्यादा टेम्परेचर रहता है वहाँ पर ये कहा जाता है कि वहाँ की जो स्पीसीज़ है, जैसे निग्रोज की बात करो आप, ठीक है, तो उनकी हाइट आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेगी अगर प्लेन रीजन में रह रहे हैं। और प्लेन में जो लोग रहे हैं उनके कंपैरिजन में जो माउंटेनस रीजन में जो लोग रहते हैं उनकी हाइट आपको और भी कम मिलेगी। वजह, क्योंकि माउंटेनस रीजन में टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो उनको अपनी बॉडी को टेम्परेचर मतलब ज़्यादा हीट से दूर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग का एक ये सिग्नल है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो एवोल्यूशन का भी हमें कहीं ना कहीं आइडिया लगता है। देखो, पॉपुलेशन क्या हमेशा फिक्स रहती है? ये तो आप भी जानते हो, बिल्कुल नहीं रहती। अब पॉपुलेशन कोई ह्यूमन बीइंग की नहीं होती है,
पॉपुलेशन हर एक स्पीसी की बात कर रहे हैं जो कि एक जैसी है, इंटरब्रीड कर सकती है, ज्योग्राफी को शेयर करती है, रिसोर्सेज के लिए शेयरिंग भी होती है, तो कंपटीशन भी है। तो ऐसे में उनकी जो एक नंबर्स हैं, फिक्स नंबर्स हैं, वो फिक्स नहीं कह सकते। वो क्या होता है, बर्थ रेट के साथ में इंक्रीज होते हैं तो डेथ रेट के साथ में डिक्लाइन कर जाते हैं। अगर माइग्रेशन हो रहा है, दैट मीन्स आउट माइग्रेशन हो रहा है, अगर अपने ज्योग्राफिकल रीजन को छोड़ करके वो स्पीसी के कुछ इंडिविजुअल्स बाहर जा रहे हैं तो पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगा, और अगर कुछ बाहर से इंडिविजुअल्स अंदर की तरफ आ रहे हैं तो पॉपुलेशन राइज कर जाएगी। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनके चलते पॉपुलेशन में वेरिएशन आता है। तो इनमें मेन जो होता है वो है डेथ रेट और बर्थ रेट। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। अगर जब बात रेट्स की आ जाए, रेट का मतलब हो गया कि आप बेसिक पॉपुलेशन का कितने मेंबर्स हैं टोटल वो देख लोगे, और उनमें से वेरिएशन कितना आ रहा है, कितनों की डेथ हुई, कितनों का जन्म हुआ, वो चीज़ अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो वो रेट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20 लोटस प्लांट हैं, उन 20 में से 8 जो हैं उनकी आप कहोगे कि 8 नए ऐड हो गए, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में टोटल प्लांट्स के नंबर हो गए 28, तो डिफरेंस कितना हुआ 8। तो ऐसे में 20 तो पहले थे ही और 8 नए ऐड हो गए, तो इससे आपको पता पड़ गया कि ऑफ स्प्रिंग नई ऐड कितनी होगी पर लोटस पर ईयर 0.4। तो ऐसे में ये हो गई 0.4 को आप अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगी 40, जो है ये आपकी बर्थ रेट आ जाएगी। तो पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है कि इंडिविजुअल्स का जो इंक्रीज है लेवल, वो चीज़ आप बर्थ रेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, और इंडिविजुअल्स का डिक्लाइन देख रहे हो वो डेथ रेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। सिमिलरली सेक्स रेशियो की बात करें तो इंडिविजुअल्स में अगर हम एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पॉपुलेशन को देखा जाए, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सेक्स रेशियो भी कैलकुलेट करना होता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए आप देखते हो कि हाँ 1000 मेल्स के कंपैरिजन में कितनी फीमेल्स हैं या 1000 फीमेल्स के कंपैरिजन में कितने मेल्स हैं। तो इससे भी हमें आइडिया लगता है कि हाँ सेक्स रेशो कितना चल रहा है। तो ऐसे में किसी पॉपुलेशन में हो सकता है कि 60% जो है वो फीमेल है, तो 40% ऑटोमेटिकली कौन हो गई, मेल्स टोटल पॉपुलेशन का। तो एक तो ये फैक्टर हो गया सेक्स रेशो वाला। दूसरा ये हो जाता है कि एज डिफरेंस के साथ में कि 0 से 15 साल की कैटेगरी है या फिर आप शुरुआती 2 साल की बात कर रहे हो, मतलब एज के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो ऐसे में एज पिरामिड अगर आप बनाओ, जैसे कि आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे है, इसको थोड़ा जूम आउट करूँगा मैं, देखिए आप यहाँ पे एज पिरामिड आप देखो तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है वो तो शो कर रही है एज फैक्टर को। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन की एज है कि नहीं, प्री रिप्रोडक्शन मतलब बच्चा है, या फिर पोस्ट रिप्रोडक्शन मतलब बुढ़ापा आ गया। तो ऐसे में या रिप्रोड्यूस करने की जो उम्र है वो जा चुकी। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं, ये डिपेंड कर रहे हैं एज क्या है। तो ऐसे में एक तो फैक्टर हो गया कि आप एज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर रहे हो, दूसरी तरफ एक तरफ मेल है तो दूसरी तरफ फीमेल है, तो आपने सेक्स रेशो भी साथ में शो कर दिया। तो इस तरीके से एक पिरामिड टाइप आपकी स्ट्रक्चर बनती है, इसको बोला जाता है पॉपुलेशन पिरामिड। तो ये ध्यान रखेंगे आप, पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है। यहाँ पे देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन। इसमें आप देखो कि 3 चीज़ें दिखा रखी हैं, एक तो हो गया एक्सपेंडिंग, एक है स्टेबल, एक है डिक्लाइनिंग। तो इसमें क्या पता पड़ रहा है हमें पिरामिड्स में कि पहला एक्सपेंडिंग है, दूसरा स्टेबल है, तीसरा डिक्लाइनिंग है। एक्सपेंडिंग का मतलब हो गया कि आप देखोगे कि प्री रिप्रोडक्टिव एज के जो लोग हैं वो रिप्रोडक्टिव एज के कंपैरिजन में ज़्यादा है। दैट मीन्स आने वाले फ्यूचर में जो रिप्रोडक्टिव एज में लोग पहुंचने वाले हैं उनके नंबर्स ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादा आने वाले फ्यूचर में बच्चे पैदा करेंगे। तो ऐसे में पॉपुलेशन के एक्सपेंड करने के चांसेस हैं। तो इसमें आप देखोगे पिरामिड जो है वो अपराइट देखने की चांसेस ज़्यादा मिल जाते हैं। दूसरा, अगर स्टेबल पॉपुलेशन वाली बात करो तो उसमें रिप्रोड्यूसिंग और रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव एज के जो लोग हैं उनका आपको मोर और लेस सिमिलर सा बेस दिखाई देगा। तो ऐसे में क्या हो गया कि रिप्रोडक्शन रेट जो है वो स्टेबल है और एक रिप्लेसमेंट रेट पे चल रही है। तो ऐसे में आप एक वर्ड आएगा TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। इसका मतलब हो गया कि एक माता या एक औरत अपनी उम्र में रिप्रोडक्शन की जो एज होती है नॉर्मली कंसीडर की जाती है 45 से लेके 49 साल, ठीक है, 15 से लेके 49 सॉरी। तो इस उम्र के टाइम पे कितने बच्चे पैदा कर रही है।
तो वो अगर 2.1% है, इसका मतलब हो गया टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट पे है, इसका मतलब पॉपुलेशन स्टेबल रहने वाली है। तो पॉपुलेशन स्टेबल करने के लिए TFR कितना होना चाहिए? 2.1। तो ऐसे में यहां पर आप देखो रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव, इन दोनों एज को आप देखोगे तो इन दोनों एज के जो लोग हैं उनका सेम नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो मतलब पॉपुलेशन स्टेबल है। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो रिप्रोडक्टिव के कंपैरिजन में प्री रिप्रोडक्टिव एज के जो लोग हैं वो कम हो रहे हैं, इसका मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है। तो ये कुछ ट्रेंड्स हमें इन पिरामिड से समझने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। फिर बात आ जाती है कि पॉपुलेशन की बात हम इतनी कर रहे हैं कि क्या एक, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात हम कर रहे हैं, अगर ह्यूमंस की आपकी सेंसस होती है, आप आराम से पता पड़ जाता है कि यहाँ कितनी पॉपुलेशन है, कितनी ग्रोथ हुई है, पिछले डिकेड में क्या पॉपुलेशन ग्रोथ थी, अब क्या थी, पूरी डिटेल देख लेते हो। तो क्या ऐसे सभी एनिमल्स के लिए आप कर सकते हो कि भरतपुर में जो केवलादेव नेशनल पार्क है, वेटलैंड है, वो वहाँ पर साइबेरियन क्रेन्स आते रहते हैं, तो क्या आप एक एक साइबेरियन क्रेन को आप कैलकुलेट कर पाओगे कि कितने हैं वहाँ पर? पॉसिबल नहीं है ना। ऐसे ही आप अगर एक बेनियन ट्री, मतलब बरगद के ट्री की कंपैरिजन एक छोटे से जीव से कर लो, मान लो कोई बैक्टीरिया से कर रहे हो, तो काउंटिंग तो बेनियन ट्री तो एक ही हो जाएगा, पर जो कोलकाता में वहाँ पे एक बड़ा सारा बेनियन ट्री है जो कि कई एकड़्स में फैला हुआ है, उसको अगर आप एक बैक्टीरिया से कंपेयर करोगे तो क्या एक वाजिब बात है कि एक बेनियन ट्री है और करोड़ों बैक्टीरियाज हैं? तो बोलो बैक्टीरियाज की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्या ऐसा पॉसिबल, ऐसा क्या एकदम फेवरेबल काम है? तो इसके लिए क्या किया जाता है कि आप बायोमास पर फोकस करो। पहले तो आप ध्यान दोगे पॉपुलेशन डेंसिटी पे। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये होता है कि टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। जितनी भी पॉपुलेशन है उसको आप डिवाइड कर दो, मतलब पॉपुलेशन साइज को ज्योग्राफिकल एरिया से डिवाइड कर दो तो पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगी। तो इसको कैलकुलेट करना बड़ा आसान रहता है। इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी में केवल आपको एक सैंपल लेना है और एक सैंपल को आप कॉपी करते चले जाओ, आपको पता पड़ जाएगा। जैसे कि आप यूपी में गए और यूपी में जा करके और एक गांव और एक सिटी को मिला करके आपने पता किया है कि हाँ यहाँ पर इतने लोग रहते हैं इतने एरिया में, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यूपी का अगर टोटल एरिया इतना है तो आप कैलकुलेट कर लोगे कि हाँ इतने लोग यहाँ पर रहते होंगे। चलो लोगों को तो आप पूछ लोगे कि हाँ भाई आपके कितने बच्चे हैं, आप सेंसस कंडक्ट करा लेते हो, पर वहाँ पर क्या गायों के बारे में इतना कर सकते हो? चलो गायों के लिए भी आप कर लोगे, क्या बैक्टीरियाज के बारे में कर सकते हो क्या? नहीं ना। बस वही चीज़ है यहाँ पर कि जहाँ पर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, मीनिंगलेस भी हो जाएगा, तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे लिए एक हेल्पफुल काम करेगा। दूसरा, बेनियन ट्री का मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आप एक बैक्टीरिया को काउंटिंग करते हो, बैक्टीरियाज को, उसको एक बरगद के पेड़ से कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो वहां पर आपको बायोमास पर जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब आपके पास में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आप ये कैलकुलेट करते हो कि कितनी ज़्यादा वहां पर प्रेशर है या फिर कितना ज़्यादा स्प्रेड है उस पर्टिकुलर स्पीसी की पॉपुलेशन का एक ज्योग्राफिकल एरिया में। तो काउंटिंग क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसके लिए हमें दूसरे कोई ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं जिनमें से एक दो हमने देखे। फिर बात करते हैं हम पॉपुलेशन ग्रोथ की। पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर बात करें तो वो वेरी करती है, कोई स्टैटिक पैरामीटर है नहीं, क्योंकि टाइम के साथ साथ में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि फूड की अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन प्रेशर, कि कोई एक स्पीसी के ऊपर कोई दूसरी स्पीसी जो है वो डिपेंडेंट है और वो उनको खा करके फिर बाद में अपना गुजारा करती है। जैसे कि मान लो प्रेडेशन का पॉइंट हो गया कि आप प्रेडेट कर रहे हो, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है। अब ये चीज़ें भी डिपेंड करती है कि जो प्रेडेटर है उसके लिए प्रेज ही खत्म हो गए। जैसे कि मान लो एनिमल्स की बात करो, टाइगर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। टाइगर्स की पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन कर रही है। अब पॉपुलेशन अगर डिक्लाइन कर रही है तो क्या होगा, नंबर ऑफ डियर्स या जितने भी डियर की स्पीसीज़ वहाँ पर घूम रही है जंगलों में, वो नंबर्स इंक्रीज़ होंगे कि नहीं? और वो अगर इंक्रीज़ होंगे तो वो किस पे डिपेंडेंट है? वो इंडिपेंडेंट है वहाँ पर जो भी वेजिटेशन है। तो ऐसे में जितना नंबर्स ऑफ डियर्स इंक्रीज़ होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर वेजिटेशन को लॉस कर देंगे। तो ये तो एक साइकिल चल पड़ा जो कि बर्बाद कर देगा पूरे प्लेनेट को। तो कहीं ना कहीं प्रेडेशन वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टाइगर अगर वहाँ पर पॉपुलेशन में अच्छी खासी पॉपुलेशन में है जो कि बैलेंस कर देंगे, तो वो क्या करेंगे, वो उन डियर्स की हंटिंग कर देंगे, तो नंबर ऑफ डियर्स जो है वो ज़्यादा राइज नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे क्या हो गया, एक बैलेंस बना कि नहीं? तो एक ये चीज़ भी। अब मान लो वहाँ पर प्रेडेशन का प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया
कि टाइगर्स हमें बहुत ही नंबर्स में ज़्यादा हो गए, तो आपको उनको या तो वो खुद से कॉम्पीट करके मर जाएंगे क्योंकि खाने की कमी रहेगी, या फिर वो दूसरी जगह अपना एरिया बदल लेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया, फूड अवेलेबिलिटी, प्रीडेशन का प्रेशर, जो वेदर कंडीशन है उनका एडवर्स होना, ये सिचुएशन डिफाइन करती है कि किसी भी रीजन में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्लाइन कर रही है। देखो, पॉपुलेशन में वेरिएशन के 4 तरीके हो सकते हैं। एक तो नेटलिटी, इसका मतलब हो गया बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब कि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो लगातार ऐड होते चले जाएंगे। तो बर्थ रेट अगर ज़्यादा है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, बर्थ रेट अगर कम है तो पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी। दूसरी होती है मोर्टेलिटी, दैट मीन्स डेथ रेट। अगर डेथ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा। सिमिलरली एक होता है माइग्रेशन के 2 तरीके। इमिग्रेशन का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में बाहर से कोई लोग आ रहे हैं, जैसे कि आप अगर यहाँ से इंडिया छोड़ करके यूएसए जाते हो और वहाँ सेटल होते हो, तो आप यूएसए के लिए तो इमिग्रेंट हो गए और इंडिया के लिए एमिग्रेंट हो गए। ठीक है, तो यूएसए में पॉपुलेशन राइज कर जाएगी क्योंकि आप वहाँ के इमिग्रेंट्स हो। सिमिलरली एमिग्रेशन, जो अपने ज्योग्राफिकल एरिया को छोड़ करके दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में जा रहे हैं, तो इस एरिया के लिए वो लोग क्या हो जाएंगे, एमिग्रेंट्स। तो ये 4 तरीके हैं जिनके बेसिस पे पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं। और इस चीज़ को आप इस डायग्राम से और अच्छे से समझ पाओगे कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे वेरी करेगी। पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी अगर वहाँ पर इमिग्रेशन हो रहा है, मतलब लोग वहाँ पर आ रहे हैं, और वहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्लाइन करेगी। ऐसे ही अगर बच्चों का जन्म ज़्यादा हो रहा है, नेटलिटी रेट ज़्यादा है, इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी, और अगर मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्लाइन कर जाएगी। तो चारों चीज़ों को आप यहाँ से सीधा सीधा समझ सकते हो। तो ऐसे में नॉर्मल कंडीशंस की अगर बात की जाए ना, तब तो देखो बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में ज़्यादा बात की जाती है। यही मेन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। पर वही चीज़ है, कहीं ना कहीं दूसरी तरफ भी माइग्रेशन का असर भी हमें देखने को मिलता है। अब बात आ जाती है पॉपुलेशन ग्रोथ के कुछ मॉडल्स की। तो एक मॉडल तो है देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसमें तो ये माना जाता है कि पॉपुलेशन जो है वो इस तरीके से राइज करती है, ठीक है, कि टाइम के साथ साथ में पॉपुलेशन अगर आप देखो तो गजब तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो इस कंडीशन में तो क्या माना जाता है, ये एक आइडियल सिचुएशन है कि जब रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे, इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। पर क्या इतना हो सकता है क्या? तो ऐसे में क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड रिसोर्सेज अगर अवेलेबल होंगे तो वो कंपीट नहीं करेंगे और इसके बाद में और ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी, तो पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, और हर एक स्पीसी कोशिश करेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को इंक्रीज कर पाए। ये बात कही डार्विन ने कि इसको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोला जाएगा, कि एक जो भी स्पीसी होगी वो वहाँ पर ही जाके ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन करने की कोशिश करेगी जहाँ पर उनको एक अच्छी क्लाइमेट मिल जाएगी, फेवरेबल सर्वाइवल जहाँ पर आसान होगा। तो ये चीज़ कहाँ पर होगा, जहाँ पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो। बट ये आइडियल कंडीशन है, क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल भी नहीं। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में पॉपुलेशन ग्रो करती है या तो एक्सपोनेंशियली, ठीक है, इस तरीके से, या फिर ज्योमेट्रिक फैशन के अंदर कि 1 हो गया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे आपके पास में पॉपुलेशन ग्रो मल्टीप्लाई होती चली जाती है। तो ये तो देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी अगर तरफ देखा जाए तो दूसरा मेथड आ जाता है आपके सामने, लॉजिस्टिक मेथड। पर आप इसको समझो ना, एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन को अगर हम समझें तो ये क्या है, पॉसिबल है? तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक राजा और एक मिनिस्टर चेस खेलने बैठते हैं और शर्त लग जाती है कि जो भी मांगेगा कोई भी, वो मांग पूरी हो जाएगी। तो ऐसे में राजा ने सोचा हुआ क्या मांगेगा ये मिनिस्टर, अगर वैसे तो मैं हारने वाला हूँ नहीं, पर फिर भी पूछ लेता हूँ, हाँ भाई बता कि तू क्या चाहेगा अगर मैं हारता हूँ तो बोले कि आपके सामने ये चेस बोर्ड है ना, इसमें 64 खाने हैं, टोटल 64 स्क्वायर्स हैं। इसमें आपको शुरुआत करनी है, इसमें आप जितना दाना भर सको, शुरुआत आपको नंबर 1 से करनी है और आगे आपको डबल करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे 1 दाना इसमें रख दिया तो दूसरा इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, फिर अगले में 4, 4 से फिर 8, 8 से आप 16, ऐसे आगे मल्टीप्लाई करते जाओगे 2, 2 से। और इन खानों को आप 1 दाने से शुरू करके, जो ग्रेन है, व्हीट ग्रेन है, ठीक है, गेहूं का दाना है, उसकी डिमांड की, तो एक एक करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे आपको फिल करना है। राजा कहता है बोले ये कोई बड़ी चीज़ थोड़े ना है, ये तो हो जाएगी। बोले 1 दाने से तो शुरू करना है, 1 का 2 कितना हो जाएगा।
राजा हार जाता है शर्त को, और रिजल्ट ये होता है कि राजा ने अपनी वो मंत्री की जो डिमांड थी उसको फुलफिल करने के लिए जैसे ही शुरुआत करता है, पता पड़ा कि अभी तक तो आधा चेस बोर्ड ही नहीं भरा था, तब तक तो पूरे राजा की अंपायर का पूरा गेहूं का जो अनाज था वो खत्म हो चुका था। समझ गए? तो ऐसे में आप देखो कि डबल मल्टीप्लिकेशन मतलब डबल मल्टीप्लाई होना वो कितना ज़्यादा घातक हो जाता है। तो ऐसे में क्या रिसोर्सेज इतने अवेलेबल है कि जहां पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल हो, या आइडियलिस्टिक कंडीशन थी? तो ऐसे में रियलिस्टिक अप्रोच में आती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसका मतलब हो गया कि एक स्पीसी जो है वो ग्रो करती है ना, तो वो डिपेंड करता है कि नेचुरल रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं या नहीं। अनलिमिटेड होने की कंडीशन हमने खत्म कर ही दी, तो ऐसे में फिर लिमिटेड रिसोर्सेज पे वो डिपेंड करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए कंपीट भी करेंगे। एक स्पीसी के दो लोग, ठीक है ना, जैसे बिग कैट्स की बात करो, लायन की बात करो, एक तरफ चीता की बात करो, अगर रिसोर्सेज की कमी है तो दोनों कंपीट करेंगे। समझ गए? ऐसे एक दूसरे को मारने के लिए भी जाएंगे, और अल्टीमेटली पॉइंट क्या आएगा? द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। इसका मतलब क्या हो गया? वही कार्ल रिटर की बात, डार्विनिज्म में भी आती है ये बात कि जो फिट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ना वो किस पर डिपेंड करती है? जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा फिटेस्ट मैनर में काम कर पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी हमारे यहाँ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, कि हाँ वाकई में कितना रिसोर्सेज अवेलेबल है, कितनी उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया की कैरिंग कैपेसिटी है, कितनी पॉपुलेशन को वो कैरी कर सकती है, उसी के हिसाब से वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रो करती है। बाकी फिर बाद में आपको पता ही है कंपटीशन है ही, कंपटीशन ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने दो टॉपिक्स समझने की कोशिश की। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गार्गी क्लासेस को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ। ठीक है, थैंक यू।